हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न का प्रैक्टिकल एग्जांपल नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट उसे पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने कहा है फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ राजू ट्रेडर्स। तो राजू ट्रेडर्स के लिए उन्होंने आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर कंसिडरिंग द एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। तो क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया और ट्रायल बैलेंस के साथ साथ नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि एडजस्टमेंट्स भी दी हुई है। तो हमें ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कंसीडर करके फाइनल अकाउंट्स दैट इज ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करके उन्हें देना है। तो हमारा पहला काम होगा कि हम फॉर्मेट रेडी करेंगे। तो एज यूजुअल मैं फर्स्ट पेज पर ड्रॉ कर रहा हूं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सेकंड पेज पर ड्रॉ कर रहा हूं बैलेंस शीट। ऊपर मैंने लिखा है इन द बुक्स ऑफ राजू ट्रेडर्स, फर्स्ट पेज पर इन द बुक्स ऑफ राजू ट्रेडर्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द फर्स्ट पेज एंड ऑन द सेकंड पेज में ड्रॉ कर रहा हूं बैलेंस शीट एज यूजुअल। तो आपका फॉर्मेट रेडी होना चाहिए। अगर फॉर्मेट रेडी है तो हम अगले स्टेप पर चलते हैं कि अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे एंड ट्रायल बैलेंस पर टिक मार्क करेंगे। तो एडजस्टमेंट 1 एज यूजुअल इज क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी उन्होंने 40,000, कॉस्ट प्राइस 44,000 मार्केट प्राइस। तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट के लिए हमें कहीं पर भी टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट को स्किप कर रहा हूं, सेकंड एडजस्टमेंट पे आ रहा हूं। उसमें उन्होंने कहा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर एट 5%, 10%, 15% रिस्पेक्टिवली। तो वेरी सिंपल एडजस्टमेंट है कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है प्लांट एंड मशीनरी पर, फर्नीचर पर, कंप्यूटर पर। तो तीन एसेट्स पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो इन तीनों पे एक एक टिक मार्क करो। एक टिक मार्क दे दो प्लांट एंड मशीनरी पर, एक दे दो फर्नीचर पर और एक दे दो कंप्यूटर्स पर। तो तीनों पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो तीनों पे एक एक टिक मार्क, सिंपल। फिर थर्ड एडजस्टमेंट उन्होंने कहा है कि सैलरीज आर पेड फॉर 10 months ओनली। तो वो कह रहे कि जो सैलरी आपने पे की है, यानी कि जो सैलरी ट्रायल बैलेंस में अपीयर है, उन सैलरी को आपने केवल 10 महीने के लिए पे किया है। ये जो सैलरी आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रही है, इट इज पेड ओनली फॉर 10 months। तो इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि आपने 10 महीने की सैलरी दी है, 2 महीने की सैलरी देनी बाकी है। यस और नो? क्योंकि हम अकाउंटिंग 1 साल के लिए कर रहे हैं, यानी कि 12 महीने के लिए कर रहे हैं। तो आउट ऑफ 12 months आपने 10 months की सैलरी पे की है। तो इसका सिंपल मतलब है 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो उस आउटस्टैंडिंग सैलरी को हमें सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली सैलरी पे टिक मार्क कर रहा हूं कि थर्ड एडजस्टमेंट इज नथिंग बट इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि देयर इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए मैंने क्या किया, सैलरी पे टिक मार्क किया। अब अमाउंट कितनी, कैसे सॉल्व करना है, वो एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त देखते हैं। अभी बस हम टिक मार्क कर रहे हैं, तो सैलरी एडजस्टमेंट के लिए मैंने सैलरी पे टिक मार्क किया। फिर फोर्थ एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं कि फर्दर बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू 400 एंड प्रोवाइड 10% RDD ऑन सन्ड्री डेब्टर्स। हमेशा की वही एडजस्टमेंट है, रिपीटेड एडजस्टमेंट है कि बैड डेब्ट्स एंड RDD के लिए प्रोवाइड करो या बैड डेब्ट्स एंड RDD के लिए प्रोविजन करो। तो सिंपली मुझे पहले डेब्टर्स पे 2 टिक मार्क देने पड़ेंगे। तो हमारे पास सन्ड्री डेब्टर्स है या डेब्टर्स है, तो उस पर 2 टिक मार्क दे दो। सैलरी एंड प्लांट एंड मशीनरी के बीच में डेब्टर्स है, तो 2 टिक मार्क दे दो डेब्टर्स पे फॉर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेब्ट्स एंड RDD। अब इसके साथ साथ आई हैव टू कंसीडर कि क्या ट्रायल बैलेंस में पहले से ही बैड डेब्ट्स एंड पहले से RDD है क्या? तो आंसर इज यस। ट्रायल बैलेंस में पहले से ही बैड डेब्ट्स है, तो पुट अ हैशटैग ऑन बैड डेब्ट्स, राइट? कि जो ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेब्ट्स है वो हमारे लिए बन जाएंगे ओल्ड बैड डेब्ट्स। एंड जब हम फोर्थ एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब ये हैशटैग वाले बैड डेब्ट्स हम कंसीडर करेंगे। ऑन द अदर हैंड क्रेडिट साइड में देखो कि इज देयर एनी ओल्ड RDD गिवन इन द क्वेश्चन? आंसर इज नो। या कहीं पर भी चेक करो कि पूरे ट्रायल बैलेंस में कहीं पर भी आपको ओल्ड RDD दिख रहा है क्या? आंसर इज नो। सो देयर इज नो ओल्ड RDD गिवन इन द क्वेश्चन। तो हैशटैग देने की जरूरत नहीं है। ओल्ड RDD है ही नहीं तो हैशटैग की जरूरत नहीं है। सिर्फ बैड डेब्ट्स है तो बैड डेब्ट्स पे मैंने हैशटैग दे दिया, राइट? तो एडजस्टमेंट नंबर 4 के लिए मैंने डेब्टर्स पे 2 टिक मार्क किए एंड बैड डेब्ट्स पे हैशटैग दिया। अगर ट्रायल बैलेंस में पहले से ही RDD दैट इज रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स होता तो उस पर मैं हैशटैग देता, बट वो नहीं है तो उसे भूल रहे, आगे जा रहे हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5 इज एडवर्टाइजमेंट इज पेड फॉर 2 years। इसका सिंपल मतलब है आपने एडवर्टाइजमेंट के पैसे 2 साल के लिए पे किए हैं। अगेन लॉजिक वही है कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए कर रहे हैं, बट एडवर्टाइजमेंट आपने 2 साल के लिए पे किया है। इसका सिंपल मतलब है आपने एडवर्टाइजमेंट इस साल का पे किया है, साथ ही साथ आपने आने वाले साल का भी एडवर्टाइजमेंट पे किया है। यू हैव पेड एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 years। कौन से 2 साल? जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो वाला साल एंड नेक्स्ट ईयर। तो यहां पर नथिंग बट एडवर्टाइजमेंट बन जाएगा प्रीपेड कि मैंने एडवर्टाइजमेंट करंट ईयर के लिए भी पे किया और आने वाले साल के लिए भी पे किया। तो जो आने वाले साल का एडवर्टाइजमेंट है दैट बिकेम प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। तो सिंपल प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट पे एक टिक मार्क दे रहा हूं। तो मैंने एडवर्टाइजमेंट पे एक टिक मार्क दे दिया फॉर एडजस्टमेंट नंबर 5। तो ये हमारी लास्ट आखिरी एडजस्टमेंट थी। अब एक बार हमने एडजस्टमेंट पढ़ लिया, नेसेसरी टिक मार्क कर लिए,
अब हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस के आइटम्स हमारे फॉर्मेट में पोस्ट करेंगे, स्टार्टिंग विथ राजूज ड्राइंग। तो राजूज ड्राइंग या ड्राइंग्स सिंपली हम क्या करते हैं, कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ड्राइंग्स का हमेशा का इफेक्ट कि कैपिटल से सब्ट्रैक्ट होगा, तो मैं ड्राइंग्स को उठा के कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करूंगा। बट लायबिलिटी में कैपिटल दिख रहा है कि आपको नहीं, क्योंकि अभी तक हमें कैपिटल मिला ही नहीं, ड्राइंग्स ही पहला आइटम है। तो मैं क्या कर रहा हूं, लायबिलिटी में फर्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं कैपिटल, एंड उसके नीचे में लिख रहा हूं माइनस ड्राइंग्स, इनर कॉलम में 5000। जब कैपिटल की वैल्यू या कैपिटल की अमाउंट मिल जाएगी तो हम ड्राइंग सब्ट्रैक्ट करके उसका आंसर नीचे लिख लेंगे। तो अभी सिर्फ ड्राइंग से कैपिटल जब मिलेगा तब उसकी अमाउंट लिख लेंगे और फिर फाइनल कैलकुलेशंस कर लेंगे। तो ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल से सब्ट्रैक्ट होगा। ड्राइंग्स के बाद सिंपल ओपनिंग स्टॉक उठाओ, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो ओपनिंग स्टॉक 30,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद वेजेस, सिंपल ट्रेडिंग का खर्च है तो ट्रेडिंग में लिखो टू वेजेस 5000। वेजेस के बाद इट इज परचेसेस, बट जैसे ही परचेसेस दिखेगा हमें ऑपोजिट साइड में चेक करना पड़ेगा, इज देयर एनी परचेस रिटर्न। तो क्रेडिट साइड में परचेस रिटर्न है 2400, रिटर्न आउटवर्ड इज नथिंग बट परचेस रिटर्न। तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, परचेसेस में से परचेस रिटर्न सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा हूं, डेबिट में लिख रहा हूं टू परचेसेस, इनर कॉलम में 60,000 लेस परचेस रिटर्न 2400, सो माय नेट परचेसेस आउटर कॉलम में आ रहा है 57,600। तो परचेस माइनस परचेस रिटर्न, ये जोड़ी याद रखो, मैंने आपको जोड़ियां बताई हुई, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, कैपिटल माइनस ड्राइंग्स, ये तीन जोड़ियां याद रखो, राइट। तो परचेसेस माइनस परचेस रिटर्न हो गया। परचेसेस के बाद अगला आइटम है ट्रेड एक्सपेंसेस। क्या है अगला आइटम, ट्रेड एक्सपेंसेस। तो जैसे ही ट्रेड एक्सपेंसेस आएगा आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि ट्रेड एक्सपेंसेस को पोस्ट करने से पहले मुझे ट्रायल बैलेंस को स्कैन करके यह चेक करना पड़ेगा कि क्या ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस नाम का कोई आइटम है क्या। अगर है तो फिर ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, अगर नहीं है तो ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ये लॉजिक हमने ऑलरेडी लास्ट टू लास्ट एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, या लास्ट टू लास्ट लेक्चर निकालो, रिवाइज करो, तब मैंने आपको ट्रेड एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल बताया था या ट्रेड एक्सपेंसेस का कंसेप्ट बताया था कि ट्रेड एक्सपेंसेस का पोस्टिंग इज डिपेंडेंट ऑन सन्ड्री एक्सपेंसेस। कि अगर क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंसेस है तो इमीडिएटली यू हैव टू चेक कि क्या क्वेश्चन में सन्ड्री एक्सपेंसेस है। अगर क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ साथ सन्ड्री एक्सपेंसेस भी दिया है तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाएगा एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में जाएगा। बट क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ साथ सन्ड्री एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ये क्लियर है। तो मुझे ट्रेड एक्सपेंसेस तो दिखा, अब पूरा ट्रायल बैलेंस स्कैन करो कि क्या पूरे ट्रायल बैलेंस में कहीं पर भी आपको सन्ड्री एक्सपेंसेस नाम का आइटम दिख रहा है क्या। आंसर इज नो। क्वेश्चन में देयर इज नो सन्ड्री एक्सपेंसेस गिवन, क्वेश्चन में देयर इज ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस जो अभी हमें दिखा। बट मैंने ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद पूरा क्वेश्चन नीचे स्कैन किया, मुझे कहीं पर भी सन्ड्री एक्सपेंसेस की एंट्री नहीं दिख रही है। सो क्वेश्चन में देयर इज नो सन्ड्री एक्सपेंसेस गिवन, तो ट्रेड एक्सपेंसेस एक लौता खर्चा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ट्रेड एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करेंगे। इफ ट्रेड एक्सपेंसेस अलोन देयर इज नो सन्ड्री एक्सपेंसेस गिवन इन द क्वेश्चन, तो ट्रेड एक्सपेंसेस को P&L में लिखो। बट ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ साथ सन्ड्री एक्सपेंसेस है तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में लिखो। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अभी हमारा लॉजिक क्या कहता है कि सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस है, सन्ड्री एक्सपेंसेस नहीं है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस को उठाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करो टू ट्रेड एक्सपेंसेस 800। सिंपल। ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ साथ सन्ड्री एक्सपेंसेस नहीं दिया है, इसलिए ट्रेड एक्सपेंसेस हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा। बट जो लास्ट टू लास्ट एग्जांपल था उसमें ट्रेड एक्सपेंसेस सन्ड्री एक्सपेंसेस दोनों थे, तो ट्रेड एक्सपेंसेस मैंने ट्रेडिंग में लिखा था, सन्ड्री एक्सपेंसेस मैंने P&L में लिखा था। बट देयर इज ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा P&L के डेबिट में, लाइक दिस एग्जांपल। तो ट्रेड एक्सपेंसेस हो गया। ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद रॉयल्टी ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तो रॉयल्टी इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, इट इज पेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, तो रॉयल्टी जाएगा हमेशा ट्रेडिंग के डेबिट में, तो टू रॉयल्टी 1600, राइट। रॉयल्टीज के बाद सैलरी सिंपल खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखो टू सैलरीज 20,000, इनर कॉलम क्योंकि टिक मार्क है। सैलरीज के बाद अगला आइटम है डेटर्स, सिंपल एसेट है, उठाओ एसेट्स में पोस्ट करो डेटर्स, इनर कॉलम 80,000, लीव 3 लाइन्स, पुट अ डैश। डेटर्स के बाद प्लांट एंड मशीनरी अगेन एसेट है, उठाओ एसेट
एसेट्स में लिखो प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम 56,000, सिंपल। प्लांट एंड मशीनरी के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अगेन खर्चा है, खर्चा यानी कि P&L के डेबिट में लिखो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,400। प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद अगला आइटम है बैड डेब्ट्स, लेकिन देयर इज अ हैशटैग ऑन बैड डेब्ट्स, तो इसका पोस्टिंग पेंडिंग रखो, एडजस्टमेंट के साथ हम सॉल्व करेंगे। बैड डेब्ट्स के बाद डिस्काउंट है, कौन सी तरफ है डिस्काउंट? डेबिट की तरफ है, मतलब ये डिस्काउंट हमारे लिए कहलाएगा नुकसान, खर्चा। डेबिट साइड नहीं, ट्रायल बैलेंस का हम डेबिट साइड का आइटम पोस्ट कर रहे हैं, तो डिस्काउंट इज गिवन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो डेबिट का आइटम आइदर आपका एसेट होगा या फिर खर्चा होगा। डिस्काउंट कैन नॉट बी एसेट, तो डिस्काउंट हमारे लिए बन जाएगा खर्चा। तो खर्चे को हम कहां लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, तो डिस्काउंट बिंग माई एक्सपेंस बिंग माई लॉस में उठा के प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख रहा हूं टू डिस्काउंट ₹1,200, तो डिस्काउंट पोस्ट कर लिया। नेक्स्ट इज सिंपल, फर्नीचर इज एसेट, उठाओ एसेट्स में लिखो फर्नीचर इन अ कॉलम 16,000। फर्नीचर के बाद अगला आइटम है एडवर्टाइजमेंट, खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में पोस्ट करो टू एडवर्टाइजमेंट इनर कॉलम में 3,000, लीव वन लाइन पुट एरो। एडवर्टाइजमेंट के बाद अगला आइटम है कैरेज आउटवर्ड, तो ऑलरेडी डिस्कस्ड आइटम है कैरेज, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड, पेड फॉर सेल ऑफ गुड्स, सो कैरेज आउटवर्ड इज रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स, इट इज नॉट रिलेटेड टू परचेस ऑफ गुड्स, इसलिए वो बन जाएगा इनडायरेक्ट खर्चा और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में पोस्ट होगा, तो मैंने लिख लिया टू कैरेज आउटवर्ड 600। कैरेज आउटवर्ड हमेशा P&L डेबिट, कैरेज इनवर्ड हमेशा ट्रेडिंग डेबिट, ऑलरेडी डिस्कस्ड आइटम है। कैरेज आउटवर्ड के बाद कंप्यूटर इज आर एसेट, प्रॉपर्टी उठाओ एसेट्स में लिखो कंप्यूटर इनर कॉलम में 1,20,000। कंप्यूटर के बाद बिल रिसीवेबल इज अगेन एसेट, उठाओ एसेट्स में लिखो बिल रिसीवेबल 16,000। उसके बाद कैश इन हैंड इज अगेन एसेट्स, उठाओ एसेट्स में लिखो कैश इन हैंड 1,100। उसके बाद कैश एट बैंक इज अगेन एसेट्स, उठाओ एसेट्स में लिखो कैश एट बैंक 2,000, सिंपल। तो ये हमारा डेबिट साइड का पोस्टिंग कंप्लीट हुआ। अब फटाफट चलते हैं ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। पहला आइटम इज कैपिटल, कैपिटल की जगह फिक्स्ड है, लायबिलिटी में पहला आइटम कैपिटल 2 लाख माइनस ड्राइंग्स 5,000, नीचे मेरा कैपिटल बचा 1,95,000। ड्राइंग्स की एंट्री ऑलरेडी हमने कर दी थी, मैंने कैपिटल की अमाउंट लिखी, उसमें से ड्राइंग सब्ट्रैक्ट करके अमाउंट का कैलकुलेशन नीचे कर लिया। तो वी आर डन विद कैपिटल। कैपिटल के बाद सेल्स, वी नो सेल्स कहाँ आता है? सेल्स हमेशा आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न डेबिट साइड में था क्या? कहीं नहीं था, तो सिंपली मैं सेल्स को उठा के ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल्स के सामने आउटर कॉलम में लिख लूंगा 1,64,000। सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, तो सेल्स डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख लिया। सेल्स के बाद अगला आइटम है रिटर्न आउटवर्ड, नथिंग बट परचेस रिटर्न, जो ऑलरेडी हम परचेसेस से सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। रिटर्न आउटवर्ड के बाद क्रेडिटर्स इज सिंपल लायबिलिटी, उठाओ लायबिलिटीज में पोस्ट करो क्रेडिटर्स 40,000। क्रेडिटर्स के बाद अगला आइटम है डिस्काउंट, कौन सी तरफ दिया है? क्रेडिट की तरफ दिया है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। जो डेबिट साइड का डिस्काउंट है वो P&L के डेबिट में चला गया। जो डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, ये डिस्काउंट क्रेडिट में दिया हुआ है, वो P&L के क्रेडिट में जाएगा बाय डिस्काउंट 1,600। इसका सिंपल मतलब है मुझे फायदा हुआ। हम ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड के आइटम पोस्ट कर रहे, तो क्रेडिट डिनोट्स इनकम एंड लायबिलिटी, तो डिस्काउंट कैन नॉट बी लायबिलिटी, कर्जा थोड़ी है हमारे लिए, तो डिस्काउंट मिला होगा, इसलिए हमारे लिए बन गया गेन, फायदा। तो फायदा गेन हम कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय डिस्काउंट 1,600। डिस्काउंट के बाद लास्ट आइटम इज बिल्स पेबल, नथिंग बट लायबिलिटी, उठाओ लायबिलिटी में लिखो बिल्स पेबल 13,600। सिंपल इजी। सो हमारा क्रेडिट साइड का भी पोस्टिंग हो गया। सो यहां पर हमारा स्टेप 3 कंप्लीट हुआ, पोस्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस आइटम इनटू द गिवन फॉर्मेट। अब अगला स्टेप क्या कहता है? अगला स्टेप कहता है एडजस्टमेंट पढ़ो एंड उसे डबल इफेक्ट दे दो, या एडजस्टमेंट पढ़े हो उसे सॉल्व करो एंड एडजस्टमेंट का एटलीस्ट डबल इफेक्ट दे दो। तो हम शुरुआत करते हैं विद आवर फर्स्ट एडजस्टमेंट, जिसमें उन्होंने कहा है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 40,000 एट कॉस्ट प्राइस एंड 44,000 एट मार्केट प्राइस। तो फिर से क्लोजिंग स्टॉक की हमारे पास 2 अवेलेबल अमाउंट्स है। इन दोनों अमाउंट में से हम हमेशा क्या करते हैं? छोटी अमाउंट उठाते हैं और उसका डबल इफेक्ट देते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट इज फिक्स्ड कि क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000, छोटी अमाउंट लिखी, एंड सेकंड इफेक्ट आएगा क्लोजिंग स्टॉक का एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 40,000। तो जो एडजस्टमेंट है उसमें आपको स्टॉक की 2 वैल्यूज दी है, उन दोनों में से मैंने सिर्फ छोटी वैल्यू उठाई एंड डबल इफेक्ट दे दिया। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग क्रेडिट एंड सेकंड एसेट्स, राइट, बट लिखते वक्त मैंने छोटी वैल्यू 40,000 लिखा। तो वी आर डन विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट 2, सेकंड एडजस्टमेंट उन्होंने कहा है कि प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर 5%, 10%, 15%। तो हमें तीनों को डेप्रिसिएट करना है। प्लांट एंड मशीनरी को 5% से डेप्रिसिएट करना है, फर्नीचर को 10% से डेप्रिसिएट करना है, कंप्यूटर को 15% से डेप्रिसिएट करना है। वेरी सिंपल, इजी। तो शुरुआत करते हैं विद प्लांट एंड मशीनरी, मेरे पास है 56,000। तो सिंपल 56,000 पर 5% इज नथिंग बट 2,800। तो मैंने प्लांट एंड मशीनरी से डेप्रिसिएशन
सब्ट्रैक्ट किया 2800, सो माय नेट प्लांट एंड मशीनरी बाहर बच रहा है 53,200। सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ डिप्रिसिएशन मेरे पास 53,200 का प्लांट एंड मशीनरी बचा कि मैंने प्लांट एंड मशीनरी को 5% से डिप्रिशिएट किया एज पर एडजस्टमेंट 2। इसी एडजस्टमेंट में कहा है कि फर्नीचर को 10% से डिप्रिशिएट करो, तो मेरे पास फर्नीचर है 16,000, तो 16,000 का 10% इज नथिंग बट 1600, तो मैं फर्नीचर से डिप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 1600, सो माय नेट फर्नीचर आउटर कॉलम में बच रहा है 14,400। ये भी सिंपल है। एंड इसी एडजस्टमेंट में कहा है कि कंप्यूटर को 15% से डिप्रिशिएट करो, तो मेरे पास कंप्यूटर है 1,20,000 का, तो उस 1,20,000 का 15% इज नथिंग बट 18,000, तो मैं कंप्यूटर से 18,000 रुपीज डिप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो 1,20,000 का कंप्यूटर मेरे पास था, उसे 15% यानी कि 18,000 से डिप्रिशिएट किया, सो माय नेट कंप्यूटर आउटर कॉलम में आ रहा है 1,02,000। तो सिंपल एज पर एडजस्टमेंट 2 मैंने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी को डिप्रिशिएट किया, फर्नीचर को डिप्रिशिएट किया, कंप्यूटर को डिप्रिशिएट किया। अब इन तीनों के डिप्रिसिएशन का मुझे क्या करना है, सेकंड इफेक्ट देना है। तो डिप्रिसिएशन इज ऑलवेज पोस्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ईच एंड एवरी सम। इससे पहले हमने किया है डिप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट हम एसेट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंड सेकंड इफेक्ट डिप्रिसिएशन हमारा लॉस है, खर्चा है, तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करते हैं। तो तीनों डिप्रिसिएशन उठा के मैं कहां पर पोस्ट करूंगा, P&L के डेबिट में। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं टू डिप्रिसिएशन अंडरलाइन करके प्लांट एंड मशीनरी 2,800, फर्नीचर 1,600 एंड कंप्यूटर 18,000, तीनों मिला के टोटल आउटर कॉलम में आ रहा है 22,400। सो मैंने पहला इफेक्ट क्या किया, डिप्रिसिएशन का एसेट्स में से सब्ट्रैक्ट किया, एंड इन तीनों डिप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दे दिया। तो यहां पर हमारा एडजस्टमेंट 2 का भी डबल इफेक्ट हुआ। वेरी इजी सिंपल एडजस्टमेंट डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3, सैलरीज आर पेड फॉर 10 मंथ्स ओनली। तो वो कह रहे हैं कि सैलरी जो आपने पे की है वो केवल 10 महीने के लिए पे की है। तो सैलरीज की ऑलरेडी हमने एंट्री पोस्टिंग की हुई है, यस और नो। सैलरीज आपको ट्रायल बैलेंस में दिया था, सैलरीज को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा है, टू सैलरीज 20,000। तो वो कह रहे हैं कि जो 20,000 सैलरी आपने पे की है वो 10 महीने के लिए पे की है। तो इसका सिंपल मतलब ये बनता है कि आपकी 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। कैसे 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो वो कह रहे 10 महीने की सैलरी पे की, ठीक है, तो 10 महीने की सैलरी दे दी, बट एक साल में मंथ कितने होते हैं, तो एक साल में टोटल 12 मंथ्स होते हैं। तो आउट ऑफ 12 मंथ्स आपने 10 मंथ्स की सैलरी पे की। तो इसका सिंपल लॉजिक ये कहता है कि 2 महीने का सैलरी आपने पे ही नहीं किया। पूरे साल में हम अकाउंटिंग पूरे एक साल का कर रहे हैं ना, फाइनेंशियल ईयर पूरे 12 महीने का होता है, तो उन 12 महीने में से आपने 10 मंथ्स की सैलरी पे की। तो इसका इनडायरेक्ट मतलब है 2 महीने की सैलरी आपने अब तक पे नहीं की, दैट इज नथिंग बट सैलरी इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2 मंथ्स। 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 2 महीने की सैलरी यानी कि कितना। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल लॉजिक है, जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में सैलरी दिख रहा है वो है 20,000, बट ये 20,000 कितने मंथ्स की सैलरी है, 10 मंथ्स की। तो मैं सिंपल इक्वेशन बनाऊंगा, 10 महीने की सैलरी इज 20,000, तो 2 महीने की सैलरी यानी कि कितना। तो वही मैं नीचे कैलकुलेशन दिखा रहा हूं कि जो क्वेश्चन में दी हुई सैलरी दैट इज फॉर 10 मंथ्स, तो नथिंग बट 10 मंथ सैलरी यानी कि 20,000 है। तो 2 महीने की सैलरी जो आउटस्टैंडिंग है यानी कि कितना, 10 महीने की सैलरी अगर 20,000 है तो 2 महीने की सैलरी कितना। यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक, आपको आंसर मिलेगा 20,000 इंटू 2 अपॉन 10, नथिंग बट 4,000। तो 2 महीने की सैलरी इज 4,000। सिंपल लॉजिकल कैलकुलेशन है। 20,000 सैलरी इज फॉर 10 मंथ्स, तो 20,000 को 10 से डिवाइड करो, एक महीने की सैलरी मिलेगी 2,000। 20,000 को 10 से डिवाइड करो, एक महीने की सैलरी मिलेगी 2,000। तो 2 महीने की सैलरी हो जाएगी 2 इंटू 2 यानी कि 4,000 रुपीज। तो 2 महीने की सैलरी इज नथिंग बट 4,000। ये अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो जो 4,000 हमें मिला दैट इज नथिंग बट आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो इस आउटस्टैंडिंग सैलरी का मुझे डबल इफेक्ट देना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग आइटम हम क्या करते हैं, खर्चे में ऐड करते हैं। तो इस बार क्या आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो जो 4,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो मैं क्या करूंगा, सैलरीज के अंदर ऐड करूंगा। तो सैलरीज में मैं लिख रहा हूं प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज 4,000। सो मैं टोटल सैलरी आउटर कॉलम में आ रहा है 24,000। 20,000 ऑलरेडी हमने पे किया है, 4,000 और हमें पे करना बाकी है। सो माय टोटल सैलरी इज ऑफ रुपीज 24,000। और जो सैलरी 4,000 आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग यानी कि देना बाकी है, उसका मुझे सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। देना बाकी है यानी कि इट बिकेम माय लायबिलिटी। अभी भी सैलरी के 4,000 रुपए देने बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का सेकंड इफेक्ट आएगा ऑन द लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में मैं लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज 4,000। इज दिस क्लियर कि सैलरी 2 महीने की बाकी है। कैसे 2 महीने की बाकी है, 10 महीने की दी यानी कि 2 महीने की बाकी है। यू हैव पेड फॉर 10 मंथ्स, मतलब 2 महीने का बाकी है। तो 2 महीने का अमाउंट कितना होता है, तो वो हमने कैलकुलेट किया कि 2 महीने का सैलरी बनता है 4,000। तो 4,000
15,000 सैलरी इज आउटस्टैंडिंग, तो पहला मैंने सैलरी में ऐड किया, दूसरा लायबिलिटी में लिख लिया। तो यहां पर हमारा एडजस्टमेंट 3 का डबल इफेक्ट हो गया। अब फटाफट चलते हैं एडजस्टमेंट 4, फर्दर बैड डेब्ट्स ₹400 एंड आरडीडी 10% हमें प्रोवाइड करनी है। तो अगेन देयर आर टू एडजस्टमेंट कि हमें बैड डेब्ट्स के लिए 400 एंड आरडीडी के लिए 10% की प्रोविजन करनी है। इन दोनों का पहला इफेक्ट हम हमेशा क्या करते हैं, डेटर्स से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो डेटर्स से मैं सबसे पहले क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, बैड डेब्ट्स। तो जो बैड डेब्ट्स के 400 रुपए मैं उठा रहा हूं, डेटर्स से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, लिख रहा हूं माइनस बैड डेब्ट्स 400। सो बैड डेब्ट्स काट के अब मेरे डेटर्स नीचे बचे 79,600। बैड डेब्ट्स जो एडजस्टमेंट में होंगे उसका पहला इफेक्ट हमेशा हम डेटर्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बैड डेब्ट सब्ट्रैक्ट होने के बाद मेरे डेटर्स नीचे बचे 79,600। इस 79,600 पर मुझे 10% से आरडीडी प्रोवाइड करनी है। तो नथिंग बट मैं आरडीडी विल बी 79,600 इंटू 10% यानी कि 7,960। तो वो आरडीडी में इमीडिएटली अपने डेटर्स से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। आरडीडी मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। कितना पैसा और डूब सकता है तो उतने से डेटर्स कम करो। तो मैंने डेटर्स से आरडीडी सब्ट्रैक्ट की 7,960। सो माय फाइनल अमाउंट ऑफ डेटर्स आउटर कॉलम में आ रहा है 71,640। तो एडजस्टमेंट 4 के हिसाब से मैंने डेटर्स से बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी सब्ट्रैक्ट किए, नथिंग बट मैंने न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी सब्ट्रैक्ट की। तो अब इस न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी का मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। तो न्यू बैड डेब्ट्स न्यू आरडीडी का सेकंड इफेक्ट देने से पहले मुझे ट्रायल बैलेंस में हैशटैग वाली बैड डेब्ट्स को कंसीडर करना पड़ेगा, नथिंग बट ओल्ड बैड डेब्ट्स को कंसीडर करना पड़ेगा। देयर इज नो हैशटैग वाला आरडीडी यानी कि देयर इज नो ओल्ड आरडीडी गिवन इन द क्वेश्चन, देयर इज ओनली ओल्ड बैड डेब्ट्स गिवन इन द क्वेश्चन। ओल्ड आरडीडी है ही नहीं, तो ओल्ड आरडीडी नहीं है तो हमारा काम आसान हो गया। तो ओल्ड आरडीडी है ही नहीं मतलब ओल्ड आरडीडी इज 0, मतलब ओल्ड आरडीडी छोटा है। तो ओल्ड आरडीडी हम हमेशा वही करते हैं ना कि ओल्ड आरडीडी को एक साइड में रखते हैं, बाकी 3 आइटम्स एक साइड रखते हैं। अगर ओल्ड आरडीडी बड़ा है तो पोस्टिंग पीएनडीएल के क्रेडिट में होगा, ओल्ड आरडीडी अगर छोटा है तो पोस्टिंग पीएनडीएल के डेबिट में होगा। यहां पर ओल्ड आरडीडी है ही नहीं क्वेश्चन में, यानी कि ओल्ड आरडीडी इज 0 यानी कि छोटा है। तो सिंपल ये तीनों आइटम्स का पोस्टिंग होगा ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कि न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी एंड ओल्ड बैड डेब्ट्स, इन तीनों को हम क्लब करके उठाएंगे एंड पीएनडीएल के डेबिट में पोस्ट करेंगे। तो मैं आ रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, मैं लिख रहा हूं पहले 2 ओल्ड बैड डेब्ट्स ₹900, इमीडिएटली उसमें न्यू आरडीडी ऐड कर रहा हूं एंड न्यू बैड डेब्ट्स ऐड कर रहा हूं। तो ओल्ड बैड डेब्ट्स मैंने लिखे 900 प्लस न्यू बैड डेब्ट्स 1960 प्लस न्यू आरडीडी मैंने लिखी 400। अब इन तीनों का टोटल मैं आउटर कॉलम में लेके जाऊंगा विच इज नथिंग बट ₹9,260 कि न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी प्लस ओल्ड बैड डेब्ट्स, इन तीनों को मैंने उठाया। ये जो एडजस्टमेंट थी न्यू बैड डेब्ट्स न्यू आरडीडी उनको उठाया, पीएनडीएल के डेबिट में लिखा, ओल्ड बैड डेब्ट्स उठाया, पीएनडीएल के डेबिट में लिखा, क्योंकि यहां पर ओल्ड आरडीडी क्वेश्चन में नहीं है। ओल्ड आरडीडी होती एंड वो अगर बड़ी होती तो हम सब एंट्रीज करते पीएनडीएल के क्रेडिट में कि पहले ओल्ड आरडीडी लिखते और उससे ये तीनों आइटम सब्ट्रैक्ट करते। अगर ओल्ड आरडीडी छोटी होती तो ये 3 आइटम लिखते, ऐड करते, उससे ओल्ड आरडीडी सब्ट्रैक्ट करके नेट अमाउंट बाहर निकालते। बट ओल्ड आरडीडी है ही नहीं, तो हमारे लिए काम आसान हो गया कि ओल्ड आरडीडी नहीं है तो ये तीनों हमारे लिए लॉस है, उसे उठाओ पीएनडीएल के डेबिट में पोस्ट करो। तो यहाँ पर हमने न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी का डबल इफेक्ट दिया एंड साथ ही साथ जो हैशटैग वाले बैड डेब्ट्स थे उसका हमने इफेक्ट दे दिया। हैशटैग वाले बैड डेब्ट्स हमने इससे पहले पोस्ट नहीं किए थे तो उसका एक ही इफेक्ट हुआ एंड बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी का डबल इफेक्ट हुआ, न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी का डबल इफेक्ट हो गया। तो इसी के साथ साथ हमारा एडजस्टमेंट 4 कंप्लीट हुआ। फटाफट चलते हैं ऑन एडजस्टमेंट 5 जिसमें ने कहा है एडवर्टाइजमेंट इज पेड फॉर 2 ईयर्स। वो कह रहा है एडवर्टाइजमेंट का पैसा आपने 2 साल के लिए पे किया है। तो ऑलरेडी हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा पे किया है, उसकी एंट्री हमें पीएनडीएल के डेबिट में दिख रही है, एडवर्टाइजमेंट 3000। अब इसका सिंपल मतलब यह है कि आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए 3000 रुपए पे किए, बट जो 3000 है इज फॉर 2 ईयर्स। 3000 जो आपने पे किए ये 2 साल के लिए पे किए। अगेन लॉजिक वही है कि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं केवल एक फाइनेंशियल ईयर के लिए है, तो 2 साल में से 1 साल ये है और 1 साल आने वाला साल है, ऐसा हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि आपने एडवर्टाइजमेंट पे किया फॉर 2 ईयर्स। तो कौन से 2 साल? तो एक जिसके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो, और एक आने वाला फाइनेंशियल ईयर। तो सिंपली व्हाट आई कैन से कि 2 साल में से 1 साल का एडवर्टाइजमेंट इज प्रीपेड, तो वही मैं नीचे लिख रहा हूं दैट इज एडवर्टाइजमेंट इज प्रीपेड फॉर 1 ईयर। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं 1 साल के लिए, बट आपने एडवर्टाइजमेंट पे किया 2 साल के लिए, तो इसका मतलब 1 साल का एडवर्टाइजमेंट एक्स्ट्रा है, तो वो 1 साल का एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट बन गया हमारे लिए प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट।
एडवर्टाइजमेंट। बट द क्वेश्चन इज कि एक साल की अमाउंट कितनी, तो वेरी सिंपल, 2 साल के लिए 3000 है, 2 साल के लिए आपने 3000 पे किया तो एक साल के लिए उसका आधा यानी कि 1500, नथिंग बट मैं वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक यूज करूंगा कि 2 साल का एडवर्टाइजमेंट यानी कि 3000 रुपए आपने पे किया, आपने 3000 रुपए पे किए जो हमें खर्चे में दिख रहा है कि एडवर्टाइजमेंट 3000 है, और ये जो 3000 एडवर्टाइजमेंट है ये 2 साल के लिए है, तो वही मैं लिख रहा हूं कि 2 साल का एडवर्टाइजमेंट यानी कि 3000, तो उसमें से एक साल का एडवर्टाइजमेंट इज प्रीपेड, तो वो एक साल का एडवर्टाइजमेंट यानी कि कितना, तो 1 ईयर एडवर्टाइजमेंट इज हाउ मच, तो आई यूज अगेन अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक एंड मुझे आंसर मिलेगा 3000 into 1/2 नथिंग बट 1500, तो एक साल का एडवर्टाइजमेंट बन गया 1500। 2 साल के लिए 3000, लॉजिक है ना, 2 साल के 3000 तो एक साल के लिए उसका आधा यानी कि 1500, तो 1500 रुपीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज प्रीपेड। तो आउट ऑफ 3000 1500 इज प्रीपेड। तो प्रीपेड का पहला इफेक्ट हम क्या करते हैं, खर्चे में से सब्ट्रैक्ट करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट 3000 है उसमें से 1500 प्रीपेड है, तो प्रीपेड का पहला इफेक्ट मैं एडवर्टाइजमेंट से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं माइनस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट रुपीज 1500, सो माय नेट वैल्यू आउटर कॉलम में बचती है एडवर्टाइजमेंट की 1500। या आउट ऑफ 3000 1500 इस साल के नहीं है तो वो सब्ट्रैक्ट करो, तो ऑटोमेटिकली 1500 इस साल के वो बाहर बचे, 3000 में से 1500 सब्ट्रैक्ट किए जो अगले साल के एज अ प्रीपेड सब्ट्रैक्ट किया, तो आउटर कॉलम में एग्जैक्टली इस साल के 1500 बचे, एंड इस 1500 रुपए जो प्रीपेड है उसका मुझे सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। तो प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट हमेशा कहां जाता है, ऑन द एसेट साइड, तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट को मैं उठा के सेकंड इफेक्ट दे रहा हूं ऑन द एसेट साइड, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 1500। तो दिस इज हाउ माय डबल इफेक्ट विल अपीयर फॉर प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। पहले तो मैंने उसकी अमाउंट कैलकुलेट की कि एक साल का एडवर्टाइजमेंट होता है 1500, एंड ये जो 1500 ये एक साल एक्स्ट्रा है, प्रीपेड है, तो मैंने प्रीपेड करके पहले एडवर्टाइजमेंट से सब्ट्रैक्ट किया, एंड दूसरा मैंने एसेट्स में लिख लिया, तो यहाँ पर मेरा प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट का डबल इफेक्ट हो गया। इसी के साथ साथ हमारी एडजस्टमेंट 5 एंड उसी के साथ साथ हमारे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। अब बस हमें एक एक करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है। तो एज यूजुअल इमीडिएटली अब वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो टू टैली द अकाउंट्स, दैट इज बैलेंस शीट तक टैली करने की जितनी भी प्रोसीजर है वो खुद से कंप्लीट करो, फिर वीडियो का अगला पार्ट प्ले करो। तो मैं क्या कर रहा हूं, फटाफट आ रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस कर रहा हूं, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है 1,09,800। कितना ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है, 1,09,800, जिसे मैंने कहा ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अगेन ग्रॉस प्रॉफिट क्यों, क्योंकि क्रेडिट बड़ा है डेबिट छोटा है, तो इसे मैं कहूंगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसे उठा के मैं इमीडिएटली पोस्ट करूंगा P&L के क्रेडिट में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,09,800। तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, उसे मैंने P&L में ट्रांसफर किया। अब मैं इमीडिएटली क्या करूंगा, P&L अकाउंट को बैलेंस करूंगा। तो P&L अकाउंट को बैलेंस करने पर अगेन P&L का क्रेडिट बड़ा है डेबिट छोटा है, तो मुझे नेट प्रॉफिट मिल रहा है 49,240। P&L अकाउंट को बैलेंस किया, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड की टोटल बड़ी है। अगेन ये बैलेंसिंग वही हम कर रहे हैं जो हमने इनिशियल सम्स में किया था, राइट। तो यहां पर मैं डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हाउ टू बैलेंस अकाउंट, चाहिए तो पहले 3-4 लेक्चर्स देखो कि हम अकाउंट्स को कैसे बैलेंस करते हैं, अगर डाउट है तो। ये हमने ऑलरेडी लेजर में पढ़ा हुआ है बहुत बार, डेप्रिसिएशन में किया हुआ है बहुत बार, इवन हमने फाइनल अकाउंट्स के शुरुआती वाले सब में इन डिटेल कैलकुलेशन देखा था, राइट। तो उसी प्रकार से मैंने क्या किया, P&L अकाउंट क्लोज किया, मुझे नेट प्रॉफिट मिला। अब नेट प्रॉफिट को मैं उठा के क्या करूंगा, कैपिटल में ऐड करूंगा। तो मैं नेट प्रॉफिट को उठा रहा हूं एंड कैपिटल में ऐड कर रहा हूं, प्लस नेट प्रॉफिट 49,240। सो माय फाइनल अमाउंट ऑफ कैपिटल आउटर कॉलम में आ रहा है 2,44,240, कि मेरे पास कैपिटल था 2 लाख, उसमें से 5,000 ऑलरेडी हमने ड्राइंग सब्ट्रैक्ट किए थे, फिर बचा था 1,95,000, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड किया 49,240। सो माय टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल आउटर कॉलम में आ रहा है 2,44,240। अब फाइनली करना क्या है, अब फाइनली आपको बैलेंस शीट को टैली करना है। तो बैलेंस शीट को टैली करने पर, टैली करना है मतलब दोनों साइड की टोटल इक्वल आनी चाहिए। तो बैलेंस शीट टैली हो रही है एट अ वैल्यू ऑफ 3,01,840, 3,01,840 ऑन एसेट साइड एंड ऑन लायबिलिटी साइड। तो मेरा बैलेंस शीट टैली हो गया, मतलब हमारा कैलकुलेशन से जो स्टार्ट टू एंड हमने जितना भी काम किया वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो यहीं पर हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 8 कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको 2 होमवर्क दे रहा हूं, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। एज अ होमवर्क आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 9 सॉल्व करना है, जिस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। उसका फॉर्मेट बनाओ, उसके एडजस्टमेंट सॉल्व करो, टिक मार्क करो, एवरीथिंग आपको खुद से करना है। उसके ट्रायल बैलेंस के आइटम एंड जितनी भी एडजस्टमेंट है ऑलरेडी हमने इससे पहले काफी बार डिस्कस की हुई है, उसमें कुछ भी नया नहीं है, राइट। जो ट्रायल बैलेंस के आइटम है वो भी सारे डिस्कस किए हुए हैं, जितनी भी एडजस्टमेंट उसके नीचे दी हुई है वो भी हमने सारे डिस्कस
डिस्कस की हुई है, तो यू हैव टू सॉल्व प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 9 ऑन योर ओन, इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। एंड कल हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 10, तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 10 पढ़ के उसका फॉर्मेट रेडी करना है, साथ ही साथ उसकी एडजस्टमेंट पढ़ के टिक मार्क करना है, राइट। तो मैं 2 होमवर्क दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 9 इज स्टार्ट टू एंड आपका होमवर्क है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 10 कल हम आके डिस्कस करके सॉल्व करेंगे, तो उसका फॉर्मेट रेडी करके आपको रखना है, राइट। चलो तो मिलते हैं कल, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।